सो बच्चों, अब तक तो आपको ये पता चल चुका है कि बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर जो कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आए। एक जगह आपने ये समझा कि बेल्जियम के अंदर जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था उसका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव वे में निकला, जिस वजह से वहां पे जो स्टेबिलिटी थी वो बनी रहेगी। ऑन दी अदर साइड मेजोरिटेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट श्रीलंका ने अपनाया था उसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ये निकला कि वहां पे हमें सिविल वॉर देखने को मिल गया। सो इसी वजह से आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। कहने का मतलब कि पावर शेयरिंग जो है वो जरूरी क्यों है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है वो आपको काफी हेल्प करेगा जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है फेडरलिज्म के बारे में समझने में, क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटी आपको इन दो टॉपिक्स में जानने को मिलेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिलता रहेगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, ताकि हमें पता चले और नेक्स्ट टाइम आपके लिए उस चीज का हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो अब तक जो हमने चैप्टर में पढ़ लिया है वो हमने दो कंट्री की केस स्टडी और उनके बारे में, यानी कि मेजोरिटेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था श्रीलंका में और एकोमोडेशन का जो कॉन्सेप्ट था बेल्जियम में, हमने ये कवर कर लिया है। तो बेसिकली आज मैं आपको वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पावर शेयरिंग के साथ ही। तो लेट्स सी वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो एक बार मैं छोटा सा आपको इसी का कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं जो दो कंट्री के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो। हुआ क्या था बेसिकली, अगर हम देखें तो मेजोरिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट जो श्रीलंका ने एक्सेप्ट किया, अपनाया, हालांकि श्रीलंका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक तरीके से ही वो गवर्नमेंट बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि 1948 में श्रीलंका को मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी जो कि मेजोरिटी में थी, उन्होंने यही चाहा कि हम सिर्फ ज़्यादातर अगर डेवलपमेंट करेंगे और फेवर में रहेंगे तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के रहेंगे, जो माइनॉरिटी में है यानी कि जो तमिल्स हैं उनको हम इग्नोर करेंगे और उनकी जो डिमांड्स है, उनके जो राइट्स है या उनकी जो भी चीज़ है उसको हम इतना सीरियस नहीं लेंगे। जिसका रिजल्ट हमें यही देखने को मिला कि वहां पे सिविल वॉर जैसा इंसिडेंट हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड बच्चों, जब बेल्जियम की बात आ रही थी तो उन्होंने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे तरीके से अपनाया, क्योंकि उनका एथनिक कॉम्पोजिशन वैसे इतना कॉम्प्लेक्स था। इसी वजह से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइप के अमेंडमेंट कर डाले कि नहीं, इस कंट्री में जो भी रह रहा है उसे ऐसा फील ना हो कि वो इस कंट्री का नागरिक है, तो जो रिसोर्सेस है, डेवलपमेंट है, जो भी चीजें की जा रही है वो उसके फेवर में जरूर होनी चाहिए। तो 4 जो अमेंडमेंट है वो किस किस टाइप के थे, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं। फर्स्ट जो था बच्चों वो था सेंटर को लेके, यानी कि सेंटर के अंदर जो भी पावर है उसका इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि जो डच कम्युनिटी के लोग हैं और जो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग हैं, इनके जो नंबर्स होंगे इक्वल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा उनका ये था कि जो सेंटर पावर है और जो स्टेट पावर है उसको अलग अलग कर दिया, यानी कि उनका पार्टिसिपेशन कर दिया कि ठीक है आप एक दूसरे से अलग रहोगे। तीसरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो वहां की जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या था कि जो एथनिक कॉम्पोजिशन था उसका सिनेरियो बिल्कुल अलग था। उसमें यह था कि वहां पे जो डच लोग थे वो माइनॉरिटी में थे और वो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे। तो जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने इस चीज को एग्री कर लिया कि देखो आपने सेंटर में हमारे लिए इक्वल रिप्रेजेंटेटिव लाया है, तो इस वजह से ब्रुसेल कैपिटल के अंदर हम आपको भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दे देते हैं। तो दोनों ही जो समूह थे एक दूसरे से एग्री हो गए। और लास्ट जो था काफी इंपॉर्टेंट वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट को लेकर कि सभी, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो या फिर डच हो, उनके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो उनके फेवर में बात करेगी, उनके कल्चर से रिलेटेड बात करेगी, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करेगी। तो इस वजह से उन्होंने काफी अच्छे तरीके से पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को अपना लिया। तो यहां पर इसी चीज को तो देखा जा रहा है कि जो बेल्जियम था वो सिविल वॉर जैसे इंसिडेंट से बच गया, वहां पर पॉलिटिकल पावर स्टेबल रही और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होते रहे और लोग भी अच्छे तरीके से रहते रहे। लेकिन ऐसा हमें श्रीलंका में कहीं भी देखने को नहीं मिला। तो यही रीजन है बच्चों, और इन रीजन में आपको 2 स्पेशल चीजों के बारे में जानने को मिलता है। वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जो रीजन है वो है प्रूडेंशियल और दूसरा जो रीजन है वो है मोरल। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट भी इनके बारे में पूछ सकता है, हालांकि जो नंबर्स होंगे वो कम में ही पूछेगा। तो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब क्या होता है कि पावर शेयरिंग इज गुड,
जो पावर शेयरिंग है वो अच्छी होती है कि भैया देखो पावर को डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। तो इसमें ये होता है कि जो भी सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अगर बेल्जियम में भी डच कम्युनिटी में और फ्रेंच कम्युनिटी में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता तो उनका भी रिजल्ट वैसे निकलता जैसे श्रीलंका निकला, बट उन्होंने ऐसा नहीं चाहा कि भैया अगर हम करेंगे तो बिल्कुल इक्वल तरीके से करेंगे। इट एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये क्या करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम को और ज्यादा काफी ग्रो करने में हेल्प करता है। और मोरल रीजन जो कि नैतिकता के आधार पे बने होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाते हो तो इससे आपकी डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इट प्रोवाइड्स द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बड़े सिंपल से रीजन है, आपको दोनों ही अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। ओके सो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, और वो है हमारा सबसे अच्छा टॉपिक, क्योंकि ये आपको एक फ्रेश रिमाइंडर दे रहा है एक तरीके से जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ने वाले फेडरलिज्म के बारे में। तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, आप एक बार ये मान के चलेगा जो अभी प्रेजेंट टाइम है और इससे पहले जो हमारा पास्ट टाइम था, इसमें दोनों में हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलते थे। आज ज्यादातर कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी काफी अच्छी मानी जाती है और बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी ऑलरेडी है। लेकिन पहले के टाइम ऐसा नहीं था बच्चों। पहले के टाइम क्या होता था कि लोग ऐसा मानते थे कि जो पावर है, जो शक्ति है ना, वो किसी एक ही इंसान के हाथ में होनी चाहिए या फिर एक ही ग्रुप के पास होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जो डिसीजन है वो अच्छे तरीके से ले सकेंगे। अगर पावर शेयर की जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिस वजह से जो ग्रुप्स है वो आपस में भिड़ जाएंगे। तो इसलिए पहले ये चीजें ज्यादा अच्छी मानी जाती थी कि अगर सिंगल तरीके से ही डिसीजन लिए जा रहे तो वो अच्छी चीज है। लेकिन जब से डेमोक्रेसी आई है, ये जो भी कॉन्सेप्ट थे उसमें चेंजेस हमें देखने को मिला। तो डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी चीज है कि वो जो पावर है उसे शेयर करता है। अकेला इंसान कुछ नहीं करेगा, सभी लोग करेंगे, सभी लोग इन्वॉल्व होंगे। तो इसीलिए पहले बात की जाती थी कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट must reside in a person or a group of person located at one's place, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और it was felt that if the power to decide desperate, it would not be possible to take a quick decision and enforce them। यानी कि वही चीज है कि अगर पावर को शेयर कर दोगे तो डिसीजन आप नहीं ले पाओगे और जो भी आप लॉ बना रहे हो उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, लागू नहीं कर पाओगे। बट दिस नोशन हैव चेंज विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये जो चीजें थी वो चेंज हुई डेमोक्रेसी की वजह से, क्योंकि बच्चों डेमोक्रेसी का एक सिंपल सा रूल है कि यहाँ पे जो पीपल है वही रूलर है। और सिंपल सी बात है कि पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी चीज क्या है। सारी चीज मान के चलेगा कि इंडिया के एग्जांपल से इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है तो यहाँ पे डेमोक्रेसी आज तक 75 ईयर से ज्यादा हो गया, अभी तक यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, और ये जो इलेक्शन होते हैं इसके अंदर जो रोल प्ले करते हैं मेन वो होती है जनता, यानी कि आम पीपल, ठीक है। अब यही लोग क्या करते हैं, मतलब हम ही लोग क्या करते हैं, हम अपने अपने लीडर्स को चुनते हैं। अब हम अपने लीडर्स को चुनते हैं किस वजह से, ताकि जो हमारी कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर, लोकेलिटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीज की अपॉर्चुनिटी की कमी है वो फुलफिल की जा सके। और इसका जो डिसीजन है वो कौन लेगा, वो लीडर्स लेंगे। क्योंकि ऐसा पहले ये था कि अगर हर व्यक्ति अपने ओपिनियन देगा तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होने के जो चांसेस है वो ज्यादा होंगे। एक एग्जांपल देते हैं, मैं कहता हूं कि इस जो प्लेस है यहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, कोई दूसरा इंसान बोलता है नहीं हॉस्पिटल बनना ज्यादा अच्छा रहेगा, या कोई थर्ड पर्सन कोई और चीज का एग्जांपल दे देता है कि ये सही रहेगा। तो हमेशा क्या आएगा, ओपिनियन शेयर होते रहेंगे और उस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से जो भी चीज बनाते हैं लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक लॉ बना होता है। ठीक है, चलो ये तो चीज आप समझ चुके हो। तो अब है क्या इन चीजों के बारे में बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे कि यहाँ पे लोग खुद ही अपने ऊपर रूल करते हैं, बस अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं जो कि लीडर के तौर पर होता है। हालांकि एक्सेप्शन इस चीज का है कि लीडर वो लोगों के फेवर में काम नहीं करता, बट सभी लीडर ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो फेवर में काम भी
करते हैं। तो ये फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके अगर हम टाइप्स को देखें मॉडर्न टाइम्स में डेमोक्रेसी के, तो वो अलग अलग है। सबसे पहले आप देखोगे वो है हॉरिजेंटल, आप इसे एक रो की टाइप में समझ सकते हो, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वो शेयर होती है जो गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट्स के अंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, उसी तरह हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया। तो लेजिस्लेचर कौन होता है, जो कि लॉ बनाता है, कानून को जो बनाता है। अब देखो कानून तो बन गया, लेकिन आम लोगों तक वो कैसे पहुंचेगा, तो इसका जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास होता है, जो कि पूरे देश के अंदर उस चीज को बताती है कि ये कानून आपके लिए बना है। और तीसरी चीज है जुडिशरी। अगर देखिए कोई भी कानून बनता है, कोई भी लॉ बनता है, अगर उसमें किसी भी चीज का मैनिपुलेशन हमें देखने को मिलता है, या लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है, या उनके साथ डिस्क्रिमिनेट होता है, या कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, तो ऐसी चीज में जो जस्टिस होता है वो जुडिशरी बॉडी करती है। तो आप इंडिया जैसे एग्जांपल से समझ सकते हो, इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी समझोगे। तो ये हमें देखने को मिलती है कि कानून किसी और ने बनाया, एग्जीक्यूट उसे किसी और ने करा, और जो जस्टिस है वो कोई और दे रहा। तो इसे हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं पावर का। उसी तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन और होता है जो कि लेवल्स में होता है, यानी कि आप इसे समझ सकते हो वर्टिकल, यानी कि एक कॉलम टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो नेक्स्ट चैप्टर है फेडरल गवर्नमेंट, तो उसी के बारे में छोटी सी आप ये समझ सकते हो इंट्रोडक्शन, इसी में समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर ना फेडरल स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया गया, अपनाया गया, बोरो किया गया। ये जो बोरो किया हमने कनाडा से लिया है। इस फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पावर होती है ना वो अलग अलग लेवल में गवर्नमेंट के डिवाइड की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे पूरे लेवल की बात करेंगे तो इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर जो अलग अलग स्टेट है उनकी एक अलग होगी, और लोकल लेवल पे भी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है देश के अंदर, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर का मेन रोल देखते हैं। स्टेट लेवल पे इंडिया के अंदर अभी टोटल 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट के अंदर अलग अलग चीफ मिनिस्टर हमें देखने को मिलेंगे। तो स्टेट लेवल की अलग पावर है। उसी तरह लोकल लेवल पे भी, लोकल लेवल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है बच्चों आपको अर्बन एरिया में देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको रूरल एरिया में। रूरल एरिया में आप ग्राम पंचायत का आपने नाम सुना होगा, वो उनके लिए काम करता है, और अर्बन एरिया के अंदर म्युनिसिपैलिटी, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये लोकल गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप की गवर्नमेंट लेवल में काम करती है। तो ये हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा पावर कोई और अलग तरीके से भी शेयर की जाती है, जो कि होता है सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे कि हमने बेल्जियम कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश की थी कि वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी, जो कि जर्मन कम्युनिटी, डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के लिए अपने तरीके से काम करेगी। तो ये सोशल ग्रुप में डिवाइडेड होती है। इसके अलावा जो पावर शेयर होता है उसका अरेंजमेंट हमें कुछ और चीजों में भी देखने को मिलता है। जैसे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उसके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उसके अंदर होती है, और जो कुछ इन्फ्लुएंस होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उनके पास भी होता है। तो आप इन सभी चीजों से यही समझने की कोशिश कर रहे हो कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट एक चीज में ना होके ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, चाहे वो प्रेशर ग्रुप हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, या फिर गवर्नमेंट हो, सेंट्रल टाइप की गवर्नमेंट हो, स्टेट टाइप की, या फिर लोकल टाइप की। तो ये सब चीजें फॉर्म्स कहलाती है पावर शेयरिंग की। तो बड़ा सिंपल सा होप्स हो कि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ चुका होगा। तो बच्चों ये था हमारा एक ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में पावर शेयरिंग, जो कि हमने 2 कंट्री के एग्जांपल से समझने की कोशिश करी। और अब तक आपको यह पता चल चुका है कि पावर शेयरिंग जो है वो एक पॉजिटिव चीज है, जो कि कर लेनी चाहिए स्पेशली इन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहां पे पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से वैसे ही इतने टाइम से यहाँ पे माना जाता रहा है, और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी हो रहा है। हालांकि छोटे मोटे लूप होल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते रहते हैं, बट आप ये जरूर मान सकते हो कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे इस टाइप की जो चीजें है वो काफी अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो ये था बच्चों हमारा पावर शेयरिंग का चैप्टर। होप्स हो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। और क्विक रिकैप में अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमने 2 कंट्री की केस स्टडी को समझा था, बेल्जियम और श्रीलंका। और इन
तीन कंट्री के अंदर जो पावर शेयरिंग था अलग अलग तरीके से अपनाया गया था। एक जगह मान लिया गया, एक जगह नहीं मान लिया गया, उनके रीजन भी अलग अलग निकल के आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप स्टोरी ऑफ बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे थे तो इन्होंने एकोमोडेशन इन बेल्जियम का कॉन्सेप्ट अपनाया, और जब आप स्टोरी ऑफ श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे मेजोरिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। और इसके बाद आज की इस क्लास में हमने पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और पावर शेयरिंग के जो अलग अलग फॉर्म्स है, जो रूप है, उन्हें समझने की कोशिश करी। और इन्हीं के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो टोटल 4 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ। एंड आई होप कि बच्चों आपको हर एक चीज काफी अच्छे तरीके से भी समझ आ चुकी होगी। और अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि है फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड। वो काफी अच्छा लेसन है और आपको वेट करना चाहिए। एंड आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और यस, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।